दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीजी। कल मैंने पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था लूसेंट में, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पूरे लूसेंट को कवर करवाऊंगी एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन कल एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही थी, जिसके वजह से मेरी जो वीडियो थी वो ठीक से आवाज़ उसमें मतलब सुनाई नहीं दे रही थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रियली सॉरी बोलती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कल जो मैंने क्लियर किया था उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने किया था भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज जो यहाँ पे सबसे पहले 1757 की जो बैटल होती है और फिर 1764 के बैटल दोनों जीतने के बाद बंगाल के नवाब के साथ जीत जाने के बाद इन लोगों ने किस तरह से इंडिया के ऊपर अपना शिकंजा कसा था। और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, और इसमें रेगुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था कि अपनी 5 उंगलियों से अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर शिकंजा कसा, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले किसी चीज़ को अपनी मुट्ठी में करना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था कि 5 विशेषताएं भी थी। इसमें पहली विशेषता ये थी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उन गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। और पहले कौन बने थे, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये इम्पॉर्टेंट था। फिर सेकंड में मैंने आपको बोला था कि जो प्रेसिडेंसी थी वो 3 प्रेसिडेंसी में बांट दी गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी। ओके, उसके थर्ड में था, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों से कहा था थर्ड में यहाँ पे कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। फिर फोर्थ में था कि जो कंपनी थी वो कर्मचारी को, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन लोगों को निजी व्यापार करने की अनुमति बंद कर दी गई थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि रिश्वत वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा था। मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस चला था, मुकदमा चला था। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया कि उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। फिर 5 में आया क्या, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उनमें जो जो कमियां हैं उस कमियों को सुधारा जाए। तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये जो वीडियो जो डाल रही हूँ, तो इस वीडियो में लूसेंट में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसी चीज़ों पे फोकस करूँगी जो एक कंपटीशन के लिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं। मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने 1781 का स्किप कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रही हूँ अभी। फिर है 1780 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन आरंभ हुआ था यहाँ से। और मैंने इस दोहरे प्रशासन का मतलब भी समझाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 2 चीज़ें यहाँ पे आई थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, व्यापारी मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था। फिर 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या था कि कर्मचारी और यहाँ के जितने भी ब्रिटिश जो लोग थे, अधिकारी लोग थे, तो उन लोगों का जो वेतन था वो कहाँ से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई 1793 के चार्टर अधिनियम से। फिर उसके बाद आया हमारा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें मैंने आप लोगों को और भी कुछ बताया था, लेकिन ये भी बोला था कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ याद रखे या ना रखे, लेकिन ये आप लोगों को याद रखना होगा। 1813 में जो ईसाई पादरी भारत में आए और यहाँ पे जो धर्म को लेकर के इन लोगों ने जो कुछ भी किया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये तो हो गया आज तक का हमारा रिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषता मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी पे बात करूंगी। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहले ये है कि इसकी मुख्य विशेषताएं यह थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था।
कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल अगर ले करके चलूँ तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र लेकर के इंडिया में व्यापार करने के लिए ही यहाँ पे आई थी। लेकिन वो तो धीरे धीरे फिर जब इन्होंने अपना रास्ता क्लियर देखा तो व्यापार के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे चीज़ों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। वो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1833 का चार्टर अधिनियम यही आया कि कंपनी के पास अब क्या किया गया कि व्यापारिक अधिकार जो उन लोगों को मिला हुआ था यहाँ पे व्यापार करने का कंपनी को, वो समाप्त कर दिया गया। और कहने का मतलब ये है कि कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर देने के बाद अब इन लोगों के पास सिर्फ क्या बचा, सिर्फ राजनीतिक मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए ही बच गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन ये जो फिर इन लोगों के पास जो बचा हुआ था राजनीतिक हस्तक्षेप कंपनी का, लेकिन अब आगे चल करके वो भी बंद हो जाता है, तो हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम 1833 का चार्टर अधिनियम देख रहे हैं, तो उसके तहत सिर्फ यही हुआ था कि उन लोगों के पास, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कंपनी को व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल का जो पद वारेन हेस्टिंग्स को जो मिला था, वो पद जो है अब सिर्फ बंगाल का पद ना रह करके अब क्या हुआ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखिए 3rd नंबर पे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल ही नहीं रहे वो, अब वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, इसके बाद फिर एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे 8 नंबर पे देखिए, गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। जैसा कि अभी क्या होता है कि केंद्र में अलग बजट पास होता है और सारे राज्यों में अलग अलग बजट तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि बजट जो है वो केंद्र में सिर्फ एक जगह बनेगी और उसका अधिकार किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। तो इस अधिनियम में जो है 1854 में मैकाले यहाँ पे गवर्नर जनरल बन करके आए थे। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के पास पहले क्या थी, विधायी और प्रशासनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि दोनों को बांट दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। एंड ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और इस जो चेंजेस जो ये आती है ना इंडिया में, वो काफ़ी मायने रखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट में कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें क्या होता है कि कंपनी से व्यापारिक अधिकार पूर्णतः छीन लिया जाता है। और ये भी कहा था कि उन लोगों के पास सिर्फ क्या रहता है, राजनीतिक अधिकार, सिर्फ मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार उन लोगों के पास छोड़ दिया जाता है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि आगे चल करके ये भी छीन लिया जाता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या 1858 के भारत शासन अधिनियम में इसमें क्या होता है कि जो व्यापारिक अधिकार जो छीन लिया जाता है और राजनीतिक अधिकार जो ब्रिटिश कंपनी के पास रहती है, वहाँ ये चीज़ भी यहाँ पे छीन ली जाती है उन लोगों से। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी इंडिया में, तो उसी चीज़ को लेकर के जो ब्रिटिश क्राउन जो होती है, उन लोगों को लगता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम मुझे ही खुद भारत का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहिए और ब्रिटिश कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। तो इस चीज़ों की वजह से ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और इसके तहत क्या किया गया कि भारतीय मामलों पर जितनी भी कार्रवाई थी वो अब कौन करने लगा, ब्रिटिश सांसद के हाथों में सीधा नियंत्रण चला गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया, जो यहाँ पे मुगल सम्राट का जो पद था जो चलते आ रहा था, वो यहीं से समाप्त हो जाता है। मुगल सम्राट जो हमारे भारत पे कब से शासन कर रहे थे, तो उन लोगों का पद क्या किया जाता है, यहाँ से 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आया था, तो उसे भी क्या किया जाता है, यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे एक और सबसे बड़ा चेंजिंग ये आता है
कि जो अभी तक जो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो पहले क्या बना, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर जो रॉबर्ट क्लाइव, फिर क्या हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो इस गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया, यहाँ से समाप्त कर दिया गया और अब क्या बना दिया गया, अब बना दिया गया राज सचिव। राज सचिव कहने का मतलब है वायसराय, वायसराय भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो वायसराय का काम ये होता था कि वो ऐसे तो यहाँ पे प्रधान होता था इंडिया में और सब कुछ देख रेख वही करता था, लेकिन जब भी ब्रिटिश यहाँ क्राउन जो यहाँ पे आती थी, जो भी महारानी वहाँ के या फिर जो राजा यहाँ आते थे, तो उन लोगों के सामने जब वो पेश होता था तो वो वायसराय बन करके उन लोगों के सामने जाता था और इंडिया का प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पे सारी बातें अपना रखता था। और एग्ज़ाम के पॉइंट से हम लोग जब देखें तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे कि आप लोगों से पूछ सकता है कि जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किया गया, तो फिर तो उस समय गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, तो कैनिंग ही प्रथम वायसराय बनते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को, ये क्या होता है कि बहुत हम लोग सारी चीज़ें जो क्या होती है हम लोगों को काफ़ी परेशान करती है, तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन, बंगाल का गवर्नर, फिर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, फिर क्या कौन बनेगा, भारत अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और उसके बाद फिर वायसराय का नाम पद चेंज हो जाता है, वायसराय आ जाता है, तो वायसराय कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह हम लोग 1858 के भारत शासन अधिनियम को भी ख़त्म करते हैं यहाँ तक, और फिर हम लोग आगे देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कमी दिखाई दे रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को सुधार सकूं। थैंक यू सो मच।